हेलो दोस्तों, आप सभी का ही बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड में स्वागत है। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ये जो स्वॉर्डमैन होता है ये कहता है कि यह आज का आखिरी एग्जामिनेशन था और सामने वाले डेस्क पे चले जाइए जहाँ से आप लोगों को आपका एडवेंचरर कार्ड मिल जाएगा। जबकि इस तरफ इंचार्ज जो होता है ये यहाँ से जा रहा होता है, आर्थर इसे ही देख रहा होता है और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंचार्ज जो होता है ये बैटल के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे नोट जो था इसके ऊपर हावी होने लगा था और इसी वजह से ये परेशान सा भी होता है। लेकिन जो भी हो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है कि तभी यहाँ पे दरवाजा धड़ाम से खुलता है और ये जो मेज और स्वॉर्डमैन होते हैं ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और ये भी काफी घबराए हुए होते हैं और ये कहता है कि प्लीज एक्सप्लेन कीजिए आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंचार्ज कहता है कि अंदर आने से पहले दरवाजे को बंद कर देना। तो ये दोनों जो होते हैं आराम से दरवाजे को बंद कर देते हैं और अंदर आके मेज जो होती है कहती है कि सर आखिर ये क्या हो रहा है। आज तो कितने सारे बी क्लास के कैंडिडेट्स आए हैं जितने यहाँ तक कि पिछले 4 महीनों में भी नहीं आए थे। और स्वॉर्डमैन जो होता है ये कहता है कि ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है कि ये तीनों जो हैं बच्चों की तरह दिखते हैं, लेकिन लाइट ऑरेंज वो भी 11 साल की उम्र में, ये तकरीबन ह्यूमंस के बीच में नामुमकिन है। और इन्होंने जो सवालों की छड़ी लगा दी थी यह बंदा जो होता है इन्हें रोक देता है और कहता है कि क्या तुम दोनों को याद है कि आधे साल पहले जीरस में क्या हुआ था। तो मेज बताती है कि अरे उस समय तो पहली बार तीनों रेसेस के बीच में टूर्नामेंट हुआ था। और इंचार्ज होता है ये कहता है कि हाँ, ज्यादातर जो एडवेंचरर गिल्ड एम्प्लॉइज हैं उन्हें अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है, लेकिन मुझे कई हफ्तों पहले ही इस बारे में नोटिफाई कर दिया गया था कि जो डार्क्स और एल्फ्स के ऊपर बैन है वो हट जाएगा और उस सेपिन के अंडर में एडवेंचर लाइसेंस उन्हें मिल जाएगा। और आज के इस बैच में कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जामिनीज जो इंक्लूड हो रखे हैं। तो इस पर स्वॉर्डमैन जो होता है हैरानी व्यक्त करते हुए कहता है कि सर तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि वो तीनों जो हैं वो डार्क्स हैं या फिर एल्फ हैं। तो इस पर इंचार्ज बताता है कि लुकास विक्स जो है वो एक हाफ एल्फ है जो कि सेपिन में ही रह रहा है और इस जानकारी को उसके जन्म पे ही क्लासिफाई कर दिया था, लेकिन जहाँ तक मेरा गैस है उसका जन्म एक एल्फ स्लेव के तौर पे हुआ था। और वैसे भी विक्स हाउस जो है वो पहले से काफी ज्यादा बदनाम हो रखा है इस तरीके के घटिया बेहुदा मेथड को इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कि वो अपने हाउस के लिए और भी ज्यादा बेहतर मेजेस को जन्म दे सके। और वैसे तो ये एक यूजुअल केस है, मगर वो फ्लेम एफिनिटी के प्रति इतना ज्यादा अडेप्ट हो रखा है, वो भी एक एल्फ लीनेज का होने के बावजूद भी। और यहाँ तक कि वो 8 साल की उम्र में ही अवेक हो गया है, वो भी एल्फ स्टैंडर्ड की एज से भी कम में। और तो और उसको एडवेंचर मरने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है जिससे कि वो रियल बैटल के माध्यम से अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इनहेंस कर सके। और देख के ऐसा लगता है कि इसकी फैमिली जो है वो सारी लिमिट तोड़ देगी बीस्ट कोर्स और एलिक्सर को इस्तेमाल करने में, जिससे इसकी प्रोग्रेस जो है वो काफी तेजी से हो और इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो। जबकि दूसरी तरफ जो एलिजर नाइट है ये काफी मिस्टीरियस है और इसके फाइल के अनुसार इसका ओरिजिन जो है वो अननोन है, मगर इसको काफी कम उम्र से ही डार्व के द्वारा रेज किया गया है और ये पहले रिप्रेजेंटेटिव में से एक है जो कि डार्व किंगडम की तरफ से भेजा गया है जिससे कि ये ह्यूमन किंगडम में घुल मिल सके। तो मेज जो ये कहती है कि लेकिन आखिर उसको ऑटोमेटिकली बी क्लास में क्यों डाला गया, वो भी बिना टेस्ट लिए हुए। तो इस पर इंचार्ज बताता है कि मिस्टर नाइट जो उन्होंने सिर्फ कुछ महीनों पहले ही अवेक किया है और अभी सिर्फ डार्क रेड स्टेज पे ही हैं और इसके बजाय इसकी एबिलिटीज का अभी भी पता नहीं है, मगर जो पर्सन इसके पीछे से इसको स्पॉन्सर कर रहा है वो कोई ऐसा है जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। और वैसे तो मैं भी इस चीज को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर उसकी एबिलिटीज क्या हैं। और रही बात आज के उस तीसरे मास्क्ड ऑमेंटर की, और जैसे इसका जिक्र होता है तो ये स्वॉर्डमैन जो होता है खौफ में आ जाता है, जबकि इंचार्ज जो होता है कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो नोट के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो कौन है, लेकिन जो भी हो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी भी नोबल फैमिली एल्फ्स डार्क्स किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और मैं बस इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मिस फ्लेम्सवर्थ जो है किस तरीके के पर्सन को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गई हैं। और जैसे ही मिस फ्लेम्सवर्थ का जिक्र सुनती तो चौंक जाती है और कहती है कि क्या वो फ्लेम्सवर्थ फैमिली से है और ये हाउस जो है ये तो हमारे किंगडम के सबसे पावरफुल फायर एट्रीब्यूट मेजेस को जन्म दे के बड़ा करने के लिए फेमस है ना। तो जो स्वॉर्डमैन जो है कहता है कि ओ अच्छा, तो इसी वजह से वो लड़का इतना ज्यादा स्किल्ड था फायर मैजिक में। तो इस पर इंचार्ज होता है कहता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन तुम दोनों को दी है वो काफी जल्दी पब्लिक हो जाएगी। हालांकि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ कि तुम दोनों ही इस जानकारी को अपने तक ही सीमित रखोगे और किसी और के
साथ डिस्कस नहीं करोगे, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है। तो इसके लिए दोनों ही मान जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ये दोनों यहाँ से जाते तो इंचार्ज जो होता है ये वापस से नोट के बारे में ही सोचने लगता है। इसकी जो फायर मैजिक है वो काफी यूनिक है, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी इफिशियंट भी। लेकिन जॉर्ज तुम उसको लेके काफी गलत हो, क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड आर्ट थी वही उसको असली बीस्ट बनाती है। और वैसे तो कई दफा उसके जो मूवमेंट है वो काफी अजीब से थे और तकरीबन ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि वो अपनी खुद की बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और मैं तो यहाँ तक इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि जब ये बड़ा हो जाएगा ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा। चलो छोड़ो, जाने दो, अभी इसकी टेंशन ही क्यों लेना है, क्योंकि जैसे ही बैन यहाँ से हटेगा तो ना सिर्फ एल्फ और डार्फ्स जो हैं वो यहाँ पे एडवेंचरर बन पाएंगे, बल्कि इसके साथ ही साथ स्टूडेंट भी बनेंगे। और अब जाके कॉन्टिनेंट जो है ये ट्रूली एक न्यू और एक्साइटिंग एरा में एंटर कर रहा है। और फिर हमें एल्फ किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपनी हीरोइन तीसिया को देखते हैं, जो कि शुरुआत में हर समय आर्थर के बारे में ही सोचती रहती थी और उसकी बस एक झलक देखने के लिए ग्रैंड माँ की भी जान खा जाती थी। जहाँ पे ये उनके बाउल में आर्थर को देखती थी कि आखिर वो कैसे बड़ा हो रहा है और आखिर किन किन लोगों के साथ है। और एक बारी के लिए आर्थर को ये लिलिया के साथ भी देखता है, जिसे देख के ये थोड़ी सी परेशान सी भी हो गई थी। और फिर ये सोचती है कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली से मिल चुका है और अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा समय बिता रहा है। लेकिन फिर भी और गुस्से में ये दीवार पे ही पैर मार रही होती है और सोचती है कि लेकिन आखिर वो लड़की कौन थी। और आर्ट जो है उसके प्रति कुछ ज्यादा ही नाइसली एक्ट कर रहा था और ये मन में इमेजिन भी करने लगती कि आर्ट जो है लिलिया से पूछ रहा है कि तुमने तो वाकई में अपनी ट्रेनिंग में काफी इम्प्रूवमेंट कर ली है, जबकि लिलिया भी कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और इसी चीज को सोच के इसको गुस्सा आ रहा होता है और ये कहती है कि कितनी चालू है, आर्थर जो है मेरा पहले से दोस्त था। और इसी तरीके से गुस्से में जाके बेड पे पड़ जाती है और उसी के बारे में सोचते हुए कहती है कि शायद मुझे उसे और भी अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था जब वो यहाँ पे था। नहीं, यह आर्थर की ही गलती है जो वो हरदम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। वो सच में एक नंबर का बेवकूफ ही है। और तभी अचानक से दद्दू ने गेट खोल दिया होता है, जिसकी वजह से तेसिया जो होती है घबरा जाती है और तुरंत ही उस गिलास को छिपाने लगती है जिसके अंदर ये आर्थर को देखती है। जबकि दद्दू जो होता है कहता है कि छुटकी, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी न्यूज है और वैसे भी मैं देख चुका हूँ कि तुम दोबारा से उस ऑर्ब को इस्तेमाल कर रही हो। जबकि तीसिया जो होता है इनके मुंह पे पिलो मारते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, मैंने आपसे एक दरवाजे को खटखटाने के लिए कहा था ना। और तीसिया जो होती काफी सारे पिलोज लगातार दद्दू के ऊपर फेंक रही होती, जबकि दद्दू जो होते इन सभी को डॉज करते हुए कहते हैं कि मुझे वाकई में काफी अच्छा लगेगा अगर आर्थर मेरा दामाद बन जाता है, लेकिन अभी उसके लिए काफी जल्दी हो जाएगी, क्यों तुम्हें नहीं लगता। और जब तीसिया कुछ भी नहीं कर पाती तो ये मुंह फुला के बैठ जाती है। तो दद्दू कहते हैं कि अब ऐसे मुंह फुला के मत बैठो, क्योंकि छुटंकी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी न्यूज लेके आया हूँ। तो तीसिया जो होती है कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। तो दद्दू जो होते हैं कहते हैं कि क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम भी उसी स्कूल को अटेंड कर सकती हो जिसे आर्थर करेगा। और इस चीज को सुन के तीसिया जो होती है काफी खुश हो जाती है और तुरंत ही दद्दू के पास आके प्यार से कहती है कि सच में, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्या ये सच है, क्या सच में मैं स्कूल जा सकती हूँ आर्थर के साथ। तभी इसकी मदर जो होती है यहाँ पे आते हुए कहती है कि तीसिया शांत हो जाओ, हाँ ये सच है, तुम्हारे ग्रैंडफादर जो हैं इनके जीरस एकेडमी के जो डायरेक्टर है उनके साथ काफी अच्छे रिलेशन हैं। जबकि दद्दू जो होते हैं हंसते हुए कहते हैं कि वो घूसट बुढ़िया मुझ पे इस बात का रुआब झाड़ रही थी कि उसको एक क्वाड्रा एलिमेंटल ओमेंटर मिला है, लेकिन असल में वो नहीं जानती है कि वो मैं ही हूँ जिसने उसको ट्रेन किया है। तो फादर जो होते हैं कहते हैं कि लेकिन तुम्हें बस स्कूल भेजने से ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और क्या तुम्हें कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट याद है, और वैसे ये तो बस शुरुआत ही है, इसलिए अभी हम टर्म्स पे नेगोशिएट कर रहे हैं जिससे कि एल्व्स और डार्व्स की जो यंगर जनरेशन है उसे ह्यूमन के साथ जीरस एकेडमी में इंटीग्रेट कर सकें। और दद्दू बताते हैं कि डायरेक्टर जो है उन्होंने मुझे बताया है कि आर्थर का जो प्लान है 3 सालों के लिए एडवेंचर करने का है, तो अगर सब कुछ ठीक से होता है जिस समय वो जीरस एकेडमी को अटेंड करना शुरू करेगा तो स्कूल में तुम उसकी सीनियर होगी। तो डैडी कहते हैं कि इसलिए अपने ग्रैंडफादर के साथ काफी कड़ी ट्रेनिंग करो, क्योंकि वैसे भी ये एक नई जनरेशन की शुरुआत होने वाली है। और इन सारी बातों को सुन के तीसिया जो होती है काफी खुश होकर और मैं आर्थर को देख रही होती है और हार्ड ट्रेनिंग के लिए मान जाती है।
और फिर हमें जीरस एकेडमी के एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही हॉल में आ गए होते हैं और यहाँ पे जैस्मीन जो थे पूछती है कि आर्थर क्या तुम ठीक हो, तो इस पर आर्थर जो होता है कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं तो, और फिर ये कैस्पियन के साथ हुई हुई खतरनाक बैटल को याद करने लगता है कि ये कैसे कैस्पियन से लड़ा था और उसी को याद करते हुए कहता है कि असल में ये काफी ज्यादा मजेदार था। वैसे जैस्मीन तुम और कैस्पियन एक दूसरे के करीब हो, तो इस पर जैस्मीन जो थी हिचकिचाने लगती है और कहती है कि हाँ तुम एक तरीके से मान सकते हो क्योंकि मेरे फादर के एडवेंचरर गिल्ड में काफी अच्छे डीप कनेक्शन है और कैस्पियन जो है उनमें से ही एक है। और तभी ये रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मिस्टर नॉट इधर आइए, और जब आर्थर रिसेप्शन पे जा रहा होता है तो हम इन तीनों को वापस से देखते हैं जो कि इसे ही देखते हुए बात कर रहे होते हैं कि शायद ये बस छोटा ही हो, जबकि दूसरा कोई कहता है कि क्या सच में ये एक बच्चा है, जबकि रिसेप्शनिस्ट जो होती है कहती है कि तुम लोगों का इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिस्टर नॉट आपके मॉक ड्यूल का जो रिजल्ट है उसके बारे में मुझे बता दिया गया है और सेपिंग किंगडम के एडवेंचरर गिल्ड के बिहाफ पे मैं आपको बधाई देती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। और फिर ये आर्थर को इसका एडवेंचर बनने का कार्ड दे देती है और जैसे आर्थर को अपना एडवेंचरर गिल्ड का कार्ड मिलता है तभी ये तीनों जो होते हैं इसको बधाई देने लगते हैं, जबकि सिल्वी जो होती है कहती है कि जाके तुम लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए, जबकि जैस्मिन कहती है कि अब तुम हम में से ही एक हो, जबकि आर्थर भी मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। और अब जब ये नोट जो बन गया है इसकी वजह से ये आर्थर लेविन की जिंदगी से बाध्य नहीं है, लेकिन आज जो कैस्पियन के साथ इसका ड्यूल हुआ है तो इसकी वजह से इसे काफी सारी चीज तो कंफर्म हो गई है कि इसने कुछ ज्यादा ही समय को खर्च कर दिया इस दुनिया में एडजस्ट करने और इस दुनिया के मैजिक सिस्टम को सीखने के बारे में, जबकि सिल्विया की जो बीस्ट विल है और मेरी जो एलिमेंटल मैजिक है मैं इनमें कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया था और एक तरीके से इस दुनिया में आने के बाद जो मुझे एबिलिटीज मिली है मैं उसी में ही पूरी तरीके से लगा रहा, जिसकी वजह से मैंने वो ट्रेनिंग नहीं की जिसके अंदर मैं पिछली जिंदगी में सबसे बेस्ट हुआ करता था और पास्ट में मैंने अपनी ज्यादातर मेकर की पुल को सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक को रिफाइन करने में यूटिलाइज किया और वैसे तो इस दुनिया में मेरी लिमिटेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या मुझे इसी तरीके से मैजिक में आगे बढ़ना चाहिए या फिर, और इन्हीं बातों को सोचते हुए जब आर्थर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी किसी से टकरा जाता है और ये तुरंत इस चीज के लिए माफी भी मांगता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं एलिजा नाइट होता है जो कि आज के ही एग्जामिनीज में से एक था और इसकी भी रैंक बी है बिल्कुल आर्थर की जैसे, वो भी बिना टेस्ट दिए हुए। और एलिजा जो होता है कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी यहाँ पे लुकास विक्स आते हुए कहता है कि आखिर ये क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो या फिर यहाँ पे न्यू बी क्लास एडवेंचरर्स की एक मीटिंग हो रही है जिसके बारे में मुझे भी पता होना चाहिए। तो इस पर आर्थर जो होता है ये कहता है कि क्यों, और मान लो अगर होती भी तो क्या तुम्हारा प्लान वहाँ पे भी अपने नखरे दिखाने का था। तो इस पर विक्स जो होता है चिढ़ जाता है और कहता है कि इतनी भी ज्यादा अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसलिए क्योंकि हमारी सेम क्लास की रैंक है और यहाँ तक कि रैंक्स में भी लेवल्स होते हैं, इसलिए तुम जो कॉमनर हो सबसे बॉटम में होंगे और इस चीज को भूलना मत। और इतना कह के विक्स जो होता है आर्थर को ठोकर मार के आगे जाने लगता है और इसकी ऐसी हरकतों को देख के आर्थर जो होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि कितना ज्यादा पकाऊ साइड कैरेक्टर है। और तभी जैस्मिन यहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ, और आर्थर जैसे एलिजा नाइट की तरफ इशारा करता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो यहाँ से जा चुका था, इसलिए कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो तो मैं बस किसी से बात कर रहा था मगर वो जा चुका है। और जैस्मिन जो थी ये पूछती है कि तो आखिर अब आगे क्या करना है, क्या तुम बुलेटिन बोर्ड से एक क्वेस्ट को पिक करना चाहते हो या फिर तुम पहले से ही एक क्वेस्ट को ले चुके हो और तुम्हारी स्किल के हिसाब से वो सब कुछ करना एक तरीके से बर्बादी ही होगी समय की, इसलिए इस चीज को लेके मेरे मन में कुछ और है। और इसी तरीके से शाम हो गई होती है और ये दोनों जो होते हैं गेट के पास में आ जाते हैं जहाँ पे दो सोल्जर जो होते हैं इन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बीस्ट ग्लेड में ट्रेवल करने के लिए लाइसेंस या फिर परमिट की जरूरत होती है। तो आर्थर जो होता है अपना कार्ड को दिखाने लगता है, जबकि जैस्मिन जो होती है पूछती है कि एक बारी और याद कर लो कि कहीं तुम्हें किसी और चीज की तो जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम बाहर निकलने वाले हैं। तो आर्थर जो होता है ये कहता है कि अगले एक हफ्ते तक जिस चीज की भी जरूरत है मैं उस सबको पैक कर चुका हूँ। तो इस पर जैस्मिन कहती है कि तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। और ये फाइनली गेट के दूसरी साइड आ जाते हैं जहाँ पे ये वाकई में काफी अच्छा नजारा देखते हैं और यहाँ पे चारों तरफ ही काफी सारे एनिमल्स से होता है और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा होता है। और आर्थर जो होता है ये कहता है कि ये बीस्ट ग्लेड्स है ना, मगर ये कुछ ज्यादा ही पीसफुल है। तो इस पर जैस्मिन कहती है कि ग्रैंड माउंटेन की जो बेस है उसके सबसे करीबी आउटपोस्ट पे हम आ गए हैं, इसी वजह से आसपास का जो एरिया है वो पहले ही काफी अच्छी तरीके
से एक्सप्लोर कर दिया गया है और इसी वजह से लोअर क्लास के जो एडवेंचरर्स जो होते हैं वो इसी एरिया का इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग के लिए और क्वेस्ट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक बीस्ट का पीछा कर रहा होता है कि तभी वो बीस्ट जो होता है इसके मुंह पे काफी गंदी तरीके से पात देता है और इस चीज को दिखाते हुए जैस्मिन बताती है कि वो जो बीस्ट हैं वो जो अपनी सेंट ग्लैंड्स में लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं उसको काफी ज्यादा पोशंस और एलिक्सर्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से हरदम इनके लिए क्वेस्ट होता है। और हम देखते हैं कि उस स्पिरिट बीस्ट की वजह से इस बंदे को काफी दिक्कत हो रही होती, तो इस चीज को देख के आर्थर जो होता है ये कहता है कि क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो इस पर जैस्मिन जो होती है इग्नोर करते हुए कहती है कि इसको वैसा ही छोड़ दो और अगर ये इन चीजों का भी सामना नहीं करेगा तो बाद में कैसे सीखेगा। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी सिल्वी की नजर यहाँ पे एक बीस्ट पे पड़ती है और ये तुरंत ही उसके ऊपर छलांग लगा के जाने लगती है, जबकि आर्थर इस चीज को देख के चौंक जाता है और कहता है कि सिल्वी आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो सिल्वी जो होती है कहती है कि उसको खा के स्ट्रॉन्ग होने और जैस्मिन जो होती है कहती है कि वो पक्का इस वाइल्ड लाइफ के माना को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होगी, तो क्या तुम उसके पीछे जाना चाहते हो। तो इस पर आर्थर जो होता है कहता है कि वो ठीक रहेगी और मैं इसको अभी भी हमारे बॉन्ड की वजह से क्लियरली सेंस कर सकता हूँ। और जैस्मिन बताती है कि ये जो बीस्ट ग्लैंड्स जो होते हैं इनके एम्बिएंट माना का काफी डेंसर लेवल होता है, तो सिल्वी के साथ तुम्हारा जो लिंक की रेंज होगी वो बढ़ती ही जाएगी। तो इस पर आर्थर भी हामी भर देता है और जैस्मिन कहती है कि चलो जल्दी करो क्योंकि हमें अपने पहले ही स्टॉप पे पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा और रात में तो और भी ज्यादा डेंजरस होता है और कोशिश करना कि तुम मेरे साथ ही बने रहो, पीछे ना रह जाओ। और इतना कह के जैस्मिन जो होती काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जबकि आर्थर जो होता है इसके पीछे आते हुए सोचता है कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा जब वो पहली बार स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं और फिर ये तुरंत ही सिल्वी के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करने लगता है और उन सभी पलों को याद करके ये वाकई में काफी खुश होता है और मनी मन कहता है कि सिल्वी सेफ रहना। और फिर कहता है यहाँ से ये दोनों ही अपने अपने अलग रास्ते पे चले जाते हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर जो होता है काफी बुरी तरीके से थक चुका था और हम देखते हैं कि आर्थर की एक तरीके से जान ही निकल गई होती है और ये थका हारा बेचारा नीचे पड़ा होता है और सोचता है कि अगर सिल्वी की सिखाई भी मुझे माना रोटेशन टेक्निक नहीं आती होती तो जहाँ तक मैं कभी भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाता। और फिर कुछ समय बाद जैस्मिन जो होती है कुछ और वुड्स को लेके यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा कोर तो एक लाइट रेड है ना, और यहाँ तक कि वैसे मैं थोड़ा स्लो हुई थी लेकिन फिर भी तुम काफी इम्प्रेसिव किए और मैंने तो सोचा था कि हमें कई दफा रुकना पड़ेगा आराम करने के लिए। जिसके बाद जैस्मिन जो होती है अपनी लाइबिन लकड़ियों को जमा देती है और ये आर्थर को हाथ को उठाती है और इसकी फायर एबिलिटी को इस्तेमाल करके इनमें आग लगा देती है। और फिर सीधे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों आराम से यहाँ पे बैठे होते हैं फायर के सामने और जैस्मिन पूछती है कि तुम्हारा बॉन्ड जो है वो अभी तक नहीं आया है, क्या वो ठीक है। तो आर्थर बताता है कि सिल्वी जो है ये लगातार अपडेट्स मुझे भेज रही है और वो बाहर आके वाकई में काफी खुश भी है। तो इस पर जैस्मिन जो होती है कहती है कि मैं इस चीज को इमेजिन कर सकती हूँ कि ज्यादातर समय घर में ही रहना काफी ज्यादा सफोकेटिंग हो जाता है। तो इस पर आर्थर जो होता है भी कहता है कि हाँ वो वाकई में काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही है। और जब ये दोनों इसी तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि आर्थर पूछता है कि हे जैस्मिन आखिर तुमने किस वजह से एडवेंचर बनने का डिसाइड किया। तो इस चीज को सुन के जैस्मिन जो होती है थोड़ी उदासी हो जाती है और इस चीज को देख के आर्थर जो होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि धत तेरी की, लगता है कि मैंने इसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया है। जबकि जैस्मिन जो होती है बताती है कि मैं अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती थी। और इस चीज को सुन के आर्थर जो होता है कैस्पियन के ऑफिस वाले सीन को याद करता है और सोचता है कि तो मतलब मैं सही था। और जैस्मिन जो होती है कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने इस चीज को एडवेंचरर गिल्ड में नोटिस किया था और फ्लेम्सवॉर्थ हाउस जो है वो एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है उस वॉर का जो कि एल्व्स के खिलाफ हुई थी, क्योंकि हमारे हाउस ने काफी सारे काफी पावरफुल मेजेस को प्रोड्यूस किया है जो कि कंजरर्स और ऑगमेंटर दोनों ही होते हैं। और हमारी जो लाइनेज है फायर एट्रीब्यूट एलिमेंट की वो किसी से भी कम नहीं है और इसी चीज पर इन लोगों को काफी गर्व है क्योंकि फायर को सबसे पावरफुल एलिमेंट माना जाता है। तो जब मैं अपने सिबलिंग्स के मुकाबले काफी जल्दी अवेकन की थी तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स को मुझसे काफी ज्यादा हाई
एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब मैंने सभी टेस्टों को दिया तो उससे पता चला कि मेरे अंदर तो फायर एट्रीब्यूट को लेके किसी भी तरीके का एप्टीट्यूड नहीं है। तो इस वजह से मेरी फैमिली जो है मुझे तुच्छ समझने लगी। और ये कहते हुए जैस्मिन अपनी विंड पावर को इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये कहता है कि ये तो सच में बेवकूफी है। और मैं वैसे तो समझता हूँ कि माना कोर स्ट्रेंथ की लेवल्स होती हैं, लेकिन जब बात पूरी तरीके से एट्रीब्यूट पे आ जाए, नहीं ये काफी घटिया चीज है उन मेजेस के लिए जिन्होंने एक हायरार्ची बेस्ड कर दी है एक एलिमेंट एफिनिटी के प्रति। और यहाँ पे एक भी ऐसा सिंगल एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है जो कि इननेटली बाकी दूसरे से बेहतर हो, बल्कि ये सब बस इस चीज पे डिपेंड करता है कि आखिर मेज इसे किस तरीके से इस्तेमाल करता है। और आर्थर के इस रिएक्शन को देख के जैस्मिन जो होती है हंसने लगती है और ये वाकई में काफी जोर जोर से हंस रही होती है। तो इस वजह से आर्थर जो होता है थोड़ा सा एम्बेरेस सा हो जाता है, जबकि जैस्मिन जो होती है कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे इतनी हंसी इसलिए आई क्योंकि आमतौर पर तुम काफी शांत रहते हो और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा चौंक गई कि तुम इस वजह से इतने ज्यादा गुस्सा हो गए। जबकि आर्थर जो है सोचता है कि वाकई में मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच के काफी अपसेट हो गया था, क्योंकि पास्ट में मेरी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो मेरी की पूल ही थी, जो कि इस दुनिया की माना कोर की जैसे ही है, लेकिन एवरेज के भी मुकाबले वो काफी ज्यादा कमजोर थी। जबकि इस दुनिया में इसके पास एक एलिमेंटल एफिनिटी है, वो भी एक डार्क येलो कोर के साथ, वो भी सिर्फ 24 साल की उम्र में। लेकिन फिर भी जैस्मिन को अपनी खुद की फैमिली के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। और फिर आर्थर कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि यह अनफेयर है। तो इस पर जैस्मिन से कहती है कि देखो, ऑगमेंटर वर्सेस कॉन्जरर हो या फिर ऑगमेंटर वर्सेस कोई सिंगल एलिमेंट हो, लेकिन मैंने इस बात को काफी पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि लोग जो होते हैं बस किसी तरह के बहाने को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जिससे कि वो अपने आप को सुपीरियर महसूस करवा सकें। और ये एक तरीके से हम सभी का ही नेचर है। और इसके अलावा ट्विन हॉर्न्स जो है उन्होंने मुझे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। और आर्थर सोचता है कि यहाँ तक कि जब ये पहली बार हंस रही है, स्माइल कर रही है, तब भी हरदम जैस्मिन जो है ये काफी अलग सी कोल्ड दिख रही है। और तभी जैस्मिन जो होती है फायर में से एक जलती हुई लकड़ी को बाहर निकालती है और आर्थर के हाथ को पकड़ती है और इसके पास लाके इस लकड़ी के ऊपर वाटर को शूट करवाती है, जिसकी वजह से ये जो लकड़ी होती है बुझ जाती है। और इसी तरीके से जैस्मिन ने ये पूरी आग बुझवा दी होती है और ये दोनों ही अपने अपने स्लीपिंग बैग में सोने लगते हैं। और जैस्मिन जो होती है कहती है कि आर्थर, जब मैं पहले की बात को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने तुम पे प्रेशर डाला था कि तुम मुझे चूज करो अपने गार्डियन के तौर पे, क्योंकि मैं जो मैं सबसे कम फ्रेंडली हूँ और बाहर भी नहीं जाती हूँ और तो और पूरे ही ट्विन हॉर्न्स में मेरी सबसे कम नॉलेज भी है, इसलिए हमें तुमसे पहले ही ओपिनियन ले लेना चाहिए था। तो आर्थर जो होता है ये कहता है कि मैं सच में इस बात को देख के काफी चौंक गया हूँ कि तुम इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो। तो जैस्मिन जो होती है अपनी विंड पावर से इसके ऊपर हवा छोड़ती है और कहती है कि अपने से बड़ों को टीज करना अच्छी बात नहीं होती है। तो आर्थर कहता है कि जैस्मिन, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे सच में काफी अच्छा लगा जो तुम खुद से आगे आई, क्योंकि जब भी मैं गलत होता हूँ तुम उस चीज को बताने से बिल्कुल भी नहीं कतराती हो, जो कि कुछ ऐसा है जिसकी मुझे सच में काफी जरूरत है, खासकर तब जब मैं किसी समय हद पार करने वाला हूँ। और आर्थर की इन बातों को सुन के जैस्मिन को भी काफी अच्छा लगता है और आर्थर जो होता है कहता है कि लेकिन हमें थोड़ा बहुत सो लेना ही चाहिए। और जैस्मिन जो होती है कहती है कि ये वाकई में काफी ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि जैसे मैं किसी बच्चे से बात कर रही हूँ। लेकिन तभी जैस्मिन देखती है कि आर्थर की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो इसे ऐसा लगता है कि पक्का आर्थर जो है सो गया होगा। मगर दूसरी साइड हम देखते हैं कि आर्थर जो होता है ये जग रहा होता है, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरीके का जवाब नहीं देता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम काफी अच्छे मौसम को देखते हैं और यहाँ पे आर्थर जो होता है ये अभी तक सो रहा होता है और ये कहता है कि सिल्वी, तुम कुछ ज्यादा ही भारी हो मेरे ऊपर सोने के लिए। और फिर आर्थर जो होता है अपनी आँख खोल के देखता है तो ये अपने सामने एक अजीब से बीस्ट को पाता है जो कि इसी के ऊपर बैठा हुआ था और ये वाकई में काफी अगली दिख रहा होता है और इसके इस अगलीनेस में आर्थर जो होता है खोसा जाता है। मगर तभी अचानक से इसकी आत्मा जो होती है कहती है कि हरामखोर, इतना भी मत घूरे, और ये फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि इस बीस्ट की वजह से आर्थर का जो कलेजा था बाहर ही आ गया था और ये बीस्ट तुरंत यहाँ से भाग जाता है। और तभी आर्थर को थोड़ी सी स्मेल सी आती तो ये अपने सामने ही मछलियों को भुनते हुए देखता है, जबकि जैस्मिन जो होती है हंसते हुए कहती है कि अभी जो हुआ उसे देख के वाकई में काफी मजा आया और बढ़िया हुआ तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। तो आर्थर जो होता है जैस्मिन को मॉर्निंग कहता है और कहता है कि तुमको मुझे उठा लेना चाहिए था,
जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर देता सुबह के काम करने में। तो इस पर जैस्मिन जो होती है मुंह बनाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो काफी ढीठ हो, हिलते भी नहीं हो। तो आर्थर भी कहता है कि माफ करना, ये मेरी वाकई में काफी बुरी आदत है। तो जैस्मिन कहती है कि अब जब तुम उठ ही गए हो तो चलो कुछ खाते हैं और अपने बॉन्ड से भी पूछ लो कि क्या वो हमें ज्वाइन करने वाली है। तो इसके लिए आर्थर भी मान जाता है और तुरंत ही आंख बंद करके सिल्वी से मनी मन कहता है कि हे सिल्वी, चलो चल के कुछ खाते हैं। जबकि इस तरफ हम सिल्वी को देखते हैं जो कि उसी मोनिशा को मार के खा रही होती है और ये कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपना खाना खा रही हूँ। और इस चीज को देख के आर्थर का मूड खराब हो जाता है और ये कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने फूड को काफी एंजॉय कर रही है। और फिर हमें सीधे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर और जैस्मिन ने इन मछलियों को खा लिया था और अब ये दोनों ही तैयार हो रहे होते हैं। और आर्थर पूछता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। तो इस पर जैस्मिन जो होती है कहती है कि असल में मैं तुम्हें जो इस जगह पे लेके आया हूँ इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारे साथ एक स्पेयर कर सकूं। और स्पेयर को सुन के आर्थर भी चौंक जाता है और जैस्मिन कहती है कि मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि कई दफा तुम्हारी जो फाइटिंग स्टाइल होती है वो काफी अजीब सी होती है, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज तुम्हें मालूम है कि कैसे करनी है, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी वो तुम्हारी बात नहीं सुनती और जिस तरीके से तुम चाहते हो उस तरीके से मूव नहीं कर पाती है। और ये बातें जैस्मिन जो होती है आर्थर की कैस्पियन के साथ जो बैटल हुई थी उसे याद करते हुए कहती है और इसे याद करके आर्थर भी कहता है कि हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, मगर आखिर तुम किस तरह की स्पेयरिंग करना चाहती हो। तो इस पर 56 छुरी को निकालते हुए जैस्मिन कहती है कि किसी भी डेंजन या फिर किसी भी मिशन को लेने से पहले मैं तुम्हारी फिजिकल लिमिट्स को जानना चाहती हूँ, इसलिए सबसे पहले अपने माना यूसेज को रेस्ट्रिक्ट कर लो और तुम्हें सिर्फ अपने ब्लेड को ही इस्तेमाल करना होगा। तो इस पर आर्थर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और ये तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उठाने लगता है। तो जैस्मिन जो होती है कहती है कि अपनी दूसरी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करना और इस बात को सुन के आर्थर भी चौंक जाता है और चौंकते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम चला कि ये एक स्वॉर्ड है। तो इस पर जैस्मिन कहती है कि ये तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे मालूम चल ही जाएगा, क्योंकि बिन वजह तो तुम इतनी ज्यादा केयर तो नहीं करोगे एक वुडन स्टिक की। और इस चीज को सुन के आर्थर भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और तुरंत ही अपने इस ब्लेड को उठाने लगता है और फिर पूछता है कि क्या हमें यहीं पे स्पेयर करना है या फिर कहीं और जाएंगे। तो जैस्मिन कहती है कि चलो मेरे साथ आओ, जिसके बाद जैस्मिन जो होती है इसे काफी अच्छे से ग्राउंड में ले आती है और जैसे आर्थर इस ब्लेड को निकालता है तो जैस्मिन भी इस स्वॉर्ड को देख के चौंक जाती है और आर्थर जो होता है इस स्वॉर्ड को निकाल के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और कहता है कि बता देना जब तुम तैयार हो जाओ। और इस चीज को देख के जैस्मिन भी थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है, लेकिन फिर ये भी अपने दोनों ही डैगर्स को लेके तैयार हो जाती है। जबकि आर्थर जो होता है सोचता है कि वाकई में काफी लंबा समय हो गया है जब से मैंने बिना माना के स्ट्रेंथ बढ़ाए हुए फाइट की हो। और फिर कहता आर्थर जो होता है काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है अपनी स्वॉर्ड को लेके और जैस्मिन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे जैस्मिन जो होती बड़ी ही आसानी से इसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और वापिस से इसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है। और शुरुआत में ही आर्थर को इससे काफी दिक्कत हो रही होती है और वैसे तो ये जैस्मिन के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन जैस्मिन बड़ी ही आसानी से डॉज कर रही होती है और बड़ी ही आसानी से आर्थर को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। और इस चीज को देखकर आर्थर भी परेशान होता है और सोचता है कि मेरी जो जैस्मिन के साथ स्पेयर हो रहा है तो इसकी वजह से कैस्पियन के खिलाफ जब मैं लड़ा था वो डर अब हकीकत में बदलने लगा है कि आर्थर की स्वॉर्डमैनशिप है ये उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। और तभी जैस्मिन जो होती बड़ी ही आसानी से अटैक करके इसकी स्वॉर्ड का जो शेल होता है उससे छुड़वा देती है और इस चीज को देख के आर्थर भी चौंक जाता है, जहाँ पे ये जैस्मिन का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा होता है, लगातार पीछे हटना पड़ रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जैस्मिन जो होती काफी ज्यादा फास्ट होती है और क्योंकि आर्थर इस नए से मार्वलेस मैजिक को लेके इतना ऑब्सेस हो गया था तो इसकी जो स्किल्स है एक स्वॉर्डमैन के रूप में वो इस दुनिया में आने के बाद से काफी कमजोर सी हो गई है। और हम देखते हैं कि जैस्मिन वाकई में आर्थर के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है और आर्थर बिल्कुल भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है और मैजिक के अंदर इसकी जो इतनी पावर है वो एक तरीके से इसके लिए अब बोझ बन गई है जिसके ऊपर ये कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गया है। और अब जाके समझ में आ रहा है कि ये बस थोड़ा बहुत ही मेरे रिस्ट्रिक्शन और शॉर्ट कमिंग्स की भरपाई कर पाती है और काफी ज्यादा मशक्कत का जोर लगाने के बाद भी आर्थर जो होता है ये जैस्मिन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है और ये थकार के बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है तुम जीत गई। और जैस्मिन जो होती है कहती है कि तुम्हारी फिजिक में कमी है और तुम्हारे मूवमेंट जो हैं वो भी कई दफा अजीब से होते हैं, लेकिन तुमने अपनी अजीबोगरीब टेक्निक से इसकी थोड़ी बहुत भरपाई तो कर ली है और इसके अलावा तुम्हारे जो इंट्यूशन और रिफ्लेक्सेस है वो टॉप नॉच हैं और करीब करीब डरावने। तो इस पर आर्थर जो होता है कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने
अपना पूरा जोर मुझ पे नहीं आजमाया है। तो इस पर जैस्मिन जो होती है कहती है कि देखा मैंने सही कहा था, तुम्हारे इंट्यूशन जो है वाकई में काफी डरावने हैं। तो इस पर आर्थर जो होता है हंसने लगता है और जैस्मिन जो होती है कहती है कि लेकिन ये जाहिर सी बात है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे जब तुम मिशन पे और डंजन्स में जाओगे, यहाँ तक कि अगर तुम उस दौरान अपने मैजिक को भी इस्तेमाल करते हो तब भी, और एक बार जो तुम एक टीन बन जाओ तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो इस पर आर्थर जो होता है ये कहता है कि इसमें तो वाकई में काफी लंबा समय लगेगा और वैसे भी माना मैनिपुलेशन के मामले में मैं कई साल आगे हूँ, इसलिए मैं अभी के लिए पूरी तरीके से अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग पे ही फोकस करूंगा, वो भी बिना अपने माना पे निर्भर हुए हुए। और इस चीज को सुन के जैस्मिन भी चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम डंजन में बिना माना को यूज किए हुए जाना चाहते हो, यहाँ तक कि अगर तुम इस लापरवाही के साथ भी एक्सपीरियंस लेते हो तब भी वॉरियर्स को 10-12 साल लग जाते हैं स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर करने के लिए, और मैं जानती हूँ कि तुम काफी अच्छे हो लेकिन फिर भी काफी समय लगेगा। तो इस पर आर्थर जो होता है ये कहता है कि बस 2 साल, मुझे बस 2 साल की ही जरूरत है स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर करने के लिए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड सीजन है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को अभी तक ये कहानी काफी अच्छी आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।